नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 को डिस्कस करेंगे। हमने इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था क्योंकि राइट ऑफ फ्रीडम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहली जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देख रहे थे। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अभी तक चार ऐसे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे जिनके बेसिस पे इसको वापस लिया जा सकता है, या फिर हम यूं बोले कि जिसके बेसिस पे इस आर्टिकल को 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को यानी कि जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्व किया जा सकता है। वो थे sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with the neighbor and लास्ट था पब्लिक ऑर्डर। और देखा भी था हमने पब्लिक ऑर्डर का कैसे मिसयूज होता है और कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए उसे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चैनल को जितना हो सके दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब बिंदास कीजिए ताकि आप लोगों तक भी ऐसा अमेजिंग कंटेंट हमेशा पहुंचता रहे। तो आइए देखिए, सबसे पहला हम लोग डिसेंसी या मोरालिटी के बेसिस पे देखते हैं। ये एक और ऐसा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जिसके बिहाफ पे जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको कर्व किया जा सकता है, इसको वापस लिया जा सकता है। तो ये है डिसेंसी और मोरालिटी। डिसेंसी और मोरालिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपली लैक ऑफ ऑब्सिनिटी। ऑब्सिनिटी को हिंदी में फूहड़पना कहते हैं। तो फूहड़ता की कमी होना, फूहड़ता ना होना, इसी को मोरालिटी या डिसेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक मूवी बना के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है और उसकी मूवी में कुछ एरोटिक सीन्स है, कुछ पोर्नोग्राफी है, तो क्या उस पर्सन को ये फ्रीडम होनी चाहिए, यह छूट होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर सके, इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर सके? तो जी नहीं। डिसेंसी एंड मोरालिटी हमारी जो सोशल वर्च्यूज हैं इनके बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाता है और वो कहता है कि डिसेंसी और मोरालिटी के बेसिस पे ये एक्ट जस्टिफाइड नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ऑब्सिनिटी का मतलब, ऑब्सिनिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट है। अगर हम लोग देखें तो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसकी अगर आप ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई परिभाषा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट सिंपली, राइट। अब जैसे कि अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करना, और देखिए, ए पर्सन टू फ्रीली एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, his or her feelings versus ड्यूटी ऑफ स्टेट। ये स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी, राइट, टू सेफ गार्ड द मॉरल्स। तो मॉरल्स को सेफ गार्ड करने की ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है। वर्सेस एक पर्सन अपनी फ्रीडम के साथ अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसी बुक लिखते हैं जिसमें देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑब्सिनिटी, राइट, दैट बुक, pornographic book for example, that is not something which should be used as a medium to convey your feelings, right? आप कोई मूवी बनाएं और उसमें pornographic scenes को यूज करें, erotic scenes को यूज करें, तो वो एक सही मीडियम नहीं है, क्योंकि अब स्टेट की ड्यूटी आ जाती है कि वो मॉरल्स को सेफगार्ड करे एंड सोसाइटी के मॉरल्स की रक्षा करे। और इसी का एग्जाम्पल रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में दिखता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 1965 इस केस में आता है।
जब डीएच लॉरेंसी की एक बुक थी, डीएच लॉरेंसी की बुक थी डीएच लॉरेंसी लिख दिया, सॉरी, डीएच लॉरेंस की एक बुक थी लेडी चैटरलीज लवर। इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, राइट। इसके कुछ पैराग्राफ्स बहुत ज्यादा ऑब्सीन थे, इनमें बहुत ज्यादा ऑब्सीनिटी थी, इसके कुछ पैसेजेस में ऑब्सीनिटी थी, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था, लेडी चैटरलीज लवर, इस बुक को, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसमें कहा कि देखिए, हम लोगों को ऑब्सीनिटी कंटेम्पररी बेसिस ऑफ डिसेंसी पे देखना है, ना कि हिस्टोरिकल बेसिस पे, कि ऑब्सीनिटी टू बी जज्ड, टू बी सीन ऑन कंटेम्पररी बेसिस। मतलब, इसका मतलब मैं समझाता हूं, कंटेम्पररी बेसिस रादर देन हिस्टोरिकल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछली मूवीज देखा जाए, मतलब पुराने जमाने की मूवीज, उसमें इंटीमेट सीन्स को दो फ्लावर्स के किसिंग से दर्शा दिया जाता था, राइट। उसमें ये दो फ्लावर्स के किसिंग से ये बता दिया जाता था कि देयर इज सम इंटीमेसी गोइंग ऑन द स्क्रीन पे कुछ इंटीमेट सीन चल रहा है, राइट। तो उस समय इरोटिक सीन्स को रिप्रेजेंट करना स्क्रीन पे ऑब्सीनिटी था, वो एक फूहड़ता थी। लेकिन आज यू कैन सी फुल ब्लोन इरोटिक सीन्स इन द मूवीज, जो कि चल रहे हैं, जो कि होते हैं, राइट। जेम्स बॉन्ड की मूवीज है, तो कई बार जो हमारा सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है, सीबीएफसी, इसने कई बार उस मूवीज के कुछ जो हमारे सीन्स हैं, एरोटिक सीन्स हैं, उसको रिमूव किया, राइट। बहुत सारी मूवीज के साथ ऐसा हुआ। अब देखिए, व्हाट आर फिल्म्स, अगर मूवीज की बात की जाए तो व्हाट आर मूवीज हैं क्या? मूवीज और कुछ नहीं, दीज आर द मिरर्स ऑफ सोसाइटी, राइट। सोसाइटी के मिरर्स हैं, समाज के का आईना है, जो समाज में चल रहा होता है उसी प्रकार की मूवीज बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1950s की बात करें अगर, तो उस समय मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, राइट। उस समय हरित क्रांति का दौर था, फार्मर्स की प्रॉब्लम, तो फार्मर्स के प्रॉब्लम्स पे मूवीज बनती थी, देशभक्ति मूवीज बनती थी, पेट्रियोटिक मूवीज बनती थी। भारत उसी समय आजाद हुआ था, प्रॉब्लम्स थी। फिर धीरे धीरे करप्शन बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में देखा जाने लगा, तो एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो कि सिस्टम से बाहर निकल के सबसे लड़के करप्शन को खत्म करे। तो एंग्री यंग मैन मिस्टर अमिताभ बच्चन, ही टुक दैट रोल, और उस समय की जितनी भी मूवीज थी आप उसी बेसिस पे देखेंगे। अब आप देखेंगे कि कई बहुत ही लो बजट मूवीज जो कि आर्टिस्टिक सिनेमाज हैं, वो एक बहुत ग्रैंड सक्सेस है। मूवीज लाइक पीकू, राइट, मूवीज लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि दिखाती है एक रीजन का वायलेंस, वहां की सच्चाई, एंड दोज मूवीज आर सक्सेस। सो जो भी समाज में हो रहा है उसका आईना है मूवीज, और कुछ नहीं। और ये समाज जब प्रगतिशील है, व्हेन योर सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव, इट इज प्रोग्रेसिंग, इवॉल्विंग, तो फिर स्टैंडर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन के दौर की बात कर ले, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 91 के, तो वहां पे जो एनआरआईज हैं उनको केटर करने के लिए मूवीज, यश चोपड़ा, करण जौहर, इनकी एनआरआई बेस्ड मूवीज बहुत सी आती थी 90s के दौर में, लेट 90s में, 2000s के दौर में ये मूवीज ज्यादा आया करती थी। सो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि कंटेम्पररी बेसिस है ये। कहने का मतलब, जो कल ऑब्सीन था आज वो ऑब्सीन है या नहीं है, या जो आज ऑब्सीन है वो कल ऑब्सीन हो या ना हो, ये इट इज ऑल ए मैटर ऑफ टाइम। तो इसको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं देखना चाहिए। दैट इज वाई कई बार ऐसा होता है
कि मूवीज के कुछ सीन्स को उड़ा दिया जाता है। वहां पे जैसे जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी आई एंड दे हैव डिलीटेड सम सीन्स फ्रॉम दैट जेम्स बॉन्ड मूवी, दे हैव म्यूटेड सम वर्ड्स इन सम ऑफ द मूवीज। तो ये एक बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात फिल्म मेकर्स के लिए इसीलिए है क्योंकि जो सीबीएफसी है, इंडिया में कोई सेंसरशिप बोर्ड नहीं है, कोई भी सेंसर बोर्ड इंडिया में नहीं है। सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, ये सेंट्रल बोर्ड सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, ये आपका सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन बोर्ड है। एंड कई बार क्लैशेस हुए हैं, इसी वजह से क्लैशेस होते हैं, इसी वजह से क्लैशेस होते हैं फिल्म मेकर्स वर्सेस सीबीएफसी में, बिकॉज सीबीएफसी अपनी मनमानी चलाते हुए सेंसरशिप प्रोवाइड करता है, सेंसरशिप लेके आता है, कई वर्ड्स को म्यूट कर दिया जाता है, कई पैसेजेस को उड़ा दिया जाता है और कई बार कई सीन्स को ही रिमूव कर दिया जाता है। तो डिसेंसी एंड मोरालिटी इज अ गुड थिंग एंड इट इज अ ड्यूटी, ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो सोसाइटी के मॉरल्स को सेफगार्ड करे। वहीं एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहता है, वो उसका फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसी के बीच में क्लैश जो होता है वो डिसेंसी एंड मोरालिटी के बेसिस पे है। एंड कंटेम्पररी बेसिस पे अगर देखा जाए तो हाँ, कंटेम्पररी बेसिस पे ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको वापस लिया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट डिसेंसी एंड मोरालिटी, राइट। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवमानना। अवमानना, अवमानना का मतलब यह है कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया और आप उसको नहीं मान रहे, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है कि कल से पूरे इंडिया में प्लास्टिक बैग्स बैन हो रहे हैं कंप्लीटली। अगर आप नहीं इस मानना को फॉलो करते हुए पाए जाते, अगर आप इस आदेश को का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं। मींस आपने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, ठीक। अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये मतलब लगता है सेक्शन 2, ये मैं बता देता हूं धारा, सेक्शन 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 तब का है ये, ठीक है, 1971। अच्छा, ये जो कंटेम्प्ट है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो सिविल कंटेम्प्ट है या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो जो सिविल कंटेम्प्ट है इसको बहुत ही लाइटली लिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली, डेड सीरियसली लिया जाता है, राइट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर में रह रहा हूं और आपने मुझसे घर खाली करने के लिए कहा और मैं नहीं माना, मैंने आपको डरा धमका के भेज दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, कोर्ट ने आपको एक रिट जारी किया, हम आगे देखेंगे रिट्स कैसे जारी होते हैं, कौन से होते हैं, और उसके अनुसार मुझे खाली करके जाना था, लेकिन मैं अभी भी नहीं जा रहा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो क्या ये सिविल कंटेम्प्ट है या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है? ये एक सिविल कंटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि इससे किसी का नुकसान पहुंचा रहा हूं, क्या फिजिकल नुकसान, राइट। एक क्या मैं किसी को फिजिकली हार्म पहुंचा रहा हूं? नहीं। इज देयर एनी वायलेंस? नो, मैं मारपीट नहीं रहा, मैं सिंपली बोल रहा हूं मैं नहीं जा रहा। सो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और मुझे कुछ फाइन देके और कुछ समय की सजा देके मुझे छोड़ दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज माय सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है विलफुल डिसोबीडियंस, विलफुल डिसोबीडियंस, ठीक है। किसी भी जजमेंट, डिक्री, डिस्क्रेशन, ऑर्डर या किसी भी
कोर्ट के प्रोसेस का। ठीक है, अब ये बहुत ही लाइटली लिया जाता है, इसका एक एग्जांपल मैंने बताया। क्रिमिनल कंटेम्प्ट बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि पब्लिकेशन ऑफ एनी मटेरियल, इसका भी एग्जांपल दूंगा मैं, पब्लिकेशन ऑफ एनी मटेरियल और डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट, और कुछ भी ऐसा आप कर रहे हैं जिससे कि विच नंबर 1 स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज। सबके मतलब बहुत अहम है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। टेंड्स टू स्कैंडलाइज, ठीक है। प्रेजुडिसेस, प्रिजुडिसेस और टेंड्स टू प्रिजुडिस। सॉरी, ये क्या हो गया? जस्ट अ मिनट। टेंड्स टू प्रिजुडिस, जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रिजुडिस, टेंड्स टू प्रिजुडिस, राइट। या फिर तीसरा, स्कैंडलाइज कर रहा है, प्रिजुडिस रख रहा है, या फिर इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर with court order और proceedings। देखिए, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि कल से जो भी लोग हैं वो प्लास्टिक बैन को फॉलो करेंगे। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल आप बाहर निकलते हैं और आप मटेरियल छाप देते हैं कि ये गलत है और जितने भी लोग हैं सबको प्लास्टिक लेके सड़क पे उतरना चाहिए, और सड़क पे उतर के जो भी रोकने आए उसके साथ वायलेंस करना चाहिए। तो आपने इसमें क्या किया? आपने स्कैंडलाइज कर दिया, आपने इस बात को माना नहीं, उसके साथ साथ आपने क्या किया? स्कैंडलाइज कर दिया इस पूरे के पूरे ऑर्डर को। आपने यहां पे अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को चैलेंज कर दिया, स्कैंडलाइज कर दिया। ठीक, अब दूसरी बात, आप ये बोल देते हैं या फिर ये ऐसा कुछ आप लेख लिख देते हैं, पब्लिश कर देते हैं कि आपने एक प्रेजुडिस पाल रखा है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने प्लास्टिक बैन इसीलिए इंपोज किया है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने किसी इसको चीज से लिंक कर दिया कि फॉर एग्जांपल इसको रिलीजियस जामा पहना दिया कि मुस्लिम्स के साथ ऐसा हुआ है, मुस्लिम्स को इस कंट्री में, फॉर एग्जांपल आजकल आए दिन होता रहता है कि मुस्लिम्स को इस कंट्री में प्लास्टिक बैग्स कैरी नहीं किया जाने दिया जा रहा। तो ये एक प्रेजुडिस है जो आपने पाल रखा है अपने जुडिशियल सिस्टम के प्रति, राइट। या फिर फैसला आने से पहले ही आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, गलत ही फैसला देगा। So that comes into criminal contempt। तीसरा, जैसे कि अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई, यानी कि जब जस्टिस दिया जा रहा है तब इंटरफेयर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल निठारी कांड हुआ था, उसके जो सस्पेक्ट था, राइट, आई एम नॉट रिकॉलिंग हिज नेम, जो नौकर था, तो उसको फांसी की सजा दी गई। कोई पर्सन उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में, फांसी की सजा के अगेंस्ट में उठ के जाता है और पुलिस वैन को रोक दिया। तो ये इंटरफेरेंस हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जब उस कोर्ट के आदेश की पालना हो रही थी तब आप इंटरफेयर कर रहे थे, आपने उसको होने नहीं दिया, तब आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में हैं। और इसी वजह से कोर्ट्स आपके ऊपर सीरियस चार्जेस लगा सकती हैं एंड आपको बुक किया जाएगा सेक्शन 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इसमें भारी मुआवजा और कुछ समय की जेल भी है। बहरहाल, तो इसका मतलब क्या यह है कि अगर ऑनेस्टली कोई जुडिशियल ऑर्डर को रिव्यू करना चाहता है तो क्या वो भी गलत है? जी नहीं।
इसमें 2006 में, इस एक्ट में 2006 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक, इसके 2006 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए। तो नो, वो अमेंडमेंट क्या थे कि नो क्रिमिनल सैंक्शन, नो क्रिमिनल सैंक्शन यानी कंटेम्प्ट कैन बी इम्पोज्ड, क्रिमिनल कंटेम्प्ट आप नहीं लगा सकते फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक नंबर 1 अनलेस कोर्ट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब रिव्यू होगा, समझ रहे हैं, पहले अगर आपने कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट बोला तो इसका मतलब है कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट में अगर आप बोल रहे हैं तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, भले ही वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट, राइट, बिकॉज आप जुडिशियल सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने जुडिशरी पे, जस्टिस देने के सिस्टम पे बिलीफ नहीं है ना। तो अनलेस कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द कंटेम्प्ट, जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कंटेम्प्ट से, ठीक है, कंटेम्प्ट इज ऑफ सच नेचर, ये इस तरीके का है दैट इट सब्सटेंशियली इंटरफेयर्स और tends to interfere with due course of justice. इसका मतलब है कि क्रिटिसाइज कर लो लेकिन एजिटेट मत करो। आप किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू लिख सकते हैं, लेकिन आप ये हरगिज नहीं कर सकते कि आपने लोगों को एजिटेट कर दिया, उकसा दिया और उनको इतना उकसाया कि वो हथियार लेके मैदान में कूद पड़े, राइट। तो ये एक ऑफेंस होगा जब तक, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई जुडिशियल रिव्यू लिखा, आप पत्रकार, अक्सर ऐसा होता था कि कई बार कोई ऑनेस्ट रिव्यू लिखने वालों को भी बुक कर दिया जाता था इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो इसीलिए 2006 में अमेंडमेंट्स हुए और ये कहा गया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब तक नहीं लग सकता जब तक कि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई ना हो जाए कि कंटेम्प्ट इस नेचर का है कि ये जुडिशियल कोर्स ऑफ एक्शन है, इसको इंटरफेयर कर रहा है, इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रिटिसाइज तो कीजिए, क्रिटिसाइज बट डोंट एजिटेट, एक्साइट, है ना, एजिटेट नहीं कर सकते आप, एक्साइट नहीं कर सकते, वायलेंस के लिए आप पब्लिक को एक्साइट नहीं कर सकते, राइट। अगर इसमें पाए गए तो क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट। सेकंड, if the court permits truth as a valid defense, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, वैलिड डिफेंस इन पब्लिक डिफेंस और बोनाफाइडे। बोनाफाइडे मीन्स गुड फेथ। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जनवरी 2020 फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020 एक केस चल रहा था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। पर्सन था मनिंदर सिंह। इस मनिंदर सिंह ने अपनी डॉटर का रेप किया। He raped his daughter, है ना, really sorry, इसने रेप किया अपने डॉटर का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसमें इसको डेथ सेंटेंस मिलेगी, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक है कि कोई भी फादर अपनी डॉटर के साथ ऐसा कुकृत्य करे, डेथ सेंटेंस। ये प्ली लेके मनिंदर सिंह पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है,
इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मनिंदर सिंह को पेरोल मिली कुछ समय बाद, ये पेरोल पे था, और पेरोल पे जब ये निकला, पेरोल का मतलब है कि जब आप किसी काम से कुछ समय के लिए बाहर निकलते हैं, वो काम करके फिर से आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पेरोल पे निकला, इसने अपनी डॉटर, बेटी और वाइफ दोनों को मार डाला। मामला पहुंचा हाई कोर्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि तुम पेरोल पे निकले और अपनी डॉटर एंड वाइफ दोनों को मार डाला, अब तो डेथ सेंटेंस बनता है। ये फिर से पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेट, भले ही ये मनिंदर सिंह, 2 जजेस की बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया था कि भले ही मनिंदर सिंह अपने फैमिली के लिए एक थ्रेट था, लेकिन समाज के लिए कोई थ्रेट नहीं है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट ही दी जाएगी। इसके लाइफ इंप्रिजनमेंट को ही कंटिन्यू किया गया। ये बात हो गई साहब, ठीक है, आई गई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब 2 हफ्ते बाद ही, जस्ट 2 हफ्ते बाद, सुप्रीम कोर्ट एक हियरिंग कर रहा था, उसमें एक पर्सन को डेथ पेनल्टी दी गई, और उस 2 जजेस की बेंच में एक जज वो भी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक जज वो भी थे जो कि मनिंदर सिंह केस की सुनवाई में थे, है ना। किस बेसिस पे डेथ पेनल्टी मिली? 7 साल के बच्चे को, 7 ईयर ओल्ड बॉय, 7 साल का बच्चा था, उसको पहले किडनैप किया गया और टॉर्चर करके उसको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उसको, उस पर्सन को डेथ पेनल्टी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, राइट, क्योंकि सोचिए उस फैमिली के बारे में, उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी, जो कि उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी जिसने अपना इकलौता वंश खोया, ये वर्ड से, सिंगल हेयर ऑफ द फैमिली लॉस्ट, ये वर्ड्स थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक केस में जिसमें डॉटर का रेप करके मर्डर किया, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपने नहीं कहा, बट आप पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए इस बेसिस पे किसी को मर्डर केस में आप डेथ सेंटेंस सुना रहे हैं बजाय लाइफ इंप्रिजनमेंट, कि वो फैमिली नेम को कैरी करने वाला इकलौता वंश था। इसको लेके बहुत बड़ा आउटरीच हुआ, हेविली क्रिटिसाइज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का पेट्रियार्कल बायस है, कि वो एक पैतृक जिसे कहते हैं ना सोसाइटी, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो जर्नलिस्ट ने बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, बहुत ज्यादा इस केस को क्रिटिसाइज, उस जज को क्रिटिसाइजमेंट मिला, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये सच्चाई है। सेकंड पॉइंट, ये जो हम देख रहे हैं ना, सेकंड पॉइंट, कोर्ट परमिट्स ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस। तो ट्रुथ एक वैलिड डिफेंस है। क्यों भाई? क्योंकि पैट्रियार्कल बायस या कोई भी बायस सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। यहां पे तो दिख रहा है, क्योंकि यहां पे भी, अगर यहां पे डेथ सेंटेंस है तो यहां भी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, राइट। तो ये एक एग्जांपल था जो कि पॉइंट 2 को समझाता है, एंड दिस इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब अपमान। डिफेमेशन को अगर देखा जाए तो इसके जो लॉज हैं ये 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। एक है लाइबल, दूसरा है स्लैंडर, ठीक है। लाइबल का मतलब है, ये है डिफेमेटरी, डिफेमेटरी मतलब अपमान हुआ है,
राइटिंग में अगर कुछ लिख के आपने किया है, प्रिंट करके किया है, राइट, और अदर परमानेंट मीडियम, और कोई दूसरा ऐसा मीडियम है जो कि रिकॉर्ड्स में आ चुका है, ठीक है, ये हुआ। स्लेंडर का मतलब क्या है? स्लेंडर का मतलब है डिफेमेटरी है, ये डिफेमेटरी मैटर है इफ स्पोकन इन वर्ड्स और या फिर जेस्चर्स में, राइट। अब आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के राइट्स को वायलेट करेंगे, दूसरों के डिग्निटी को वायलेट करेंगे, राइट। इसका एक एग्जांपल मैं समझाता हूं। डिफेमेशन का एग्जांपल है, अभी मीटू मूवमेंट बहुत ज्यादा चला था, ठीक है। मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी इंडिया में शुरुआत हुई थी जब तनुश्री दत्ता, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर ने उनके साथ जबरदस्ती की किसी सॉन्ग के फिल्मिंग के दौरान, कुछ इनअप्रोप्रिएट उनके जेस्चर्स थे और उनको मोलेस्ट किया गया, ये उन्होंने कहा। तो यहां से मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी इंडिया में, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर, ठीक। उसके बाद में प्रिया रमानी ने एक आर्टिकल लिखा था वोग मैगजीन में, और उस वोग मैगजीन में इन्होंने कहा कि वोग मैगजीन कि इनको भी मोलेस्ट किया गया था कुछ समय पहले। एक टाइमलाइन बताई उन्होंने, उस समय के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, एंड उस समय के टाइमलाइन के थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमजे अकबर ने डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट? प्रिया रमानी के अगेंस्ट। तो दिस इज डिफेमेशन का मतलब यह है कि अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी को, उसके रेप्यूटेशन को हार्म पहुंच रहा है, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो स्पोकन इन वर्ड्स में, ठीक है। सो प्रिया रमानी कल लिख गया था, प्रिया रमानी, राइट। तो ये डिफेमेशन का एग्जाम्पल है, तो इसीलिए डिफेमेशन सूट इनके अगेंस्ट फाइल किया गया, राइट। अब सुनिए, इंडिया में जो डिफेमेशन है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑफेंसेस की, तो ऑफेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक सिविल रॉन्ग हुआ, जो आप सिविल रॉन्ग कर रहे हैं, दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग, राइट। सिविल रॉन्ग है, दूसरा क्रिमिनल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब यह हुआ कि दो इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट्स है, ठीक है, जमीन को लेके, है ना, किसी आपसी वाद विवाद को लेके, तो ऐसा है। क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब यह हुआ कि इसमें जो सेकंड इंडिविजुअल है वो स्टेट है ना, सेकंड इंडिविजुअल, इसका मतलब स्टेट है। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी हमने देखा था, ये एक केस का एग्जाम्पल देखा था कि रंजीत दी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। तो दो पर्सन के बीच में केस हुआ है, लेकिन दूसरा पर्सन स्टेट है। अच्छा, स्टेट को क्यों दूसरा इंडिविजुअल माना जाता है? क्योंकि जैसे टेररिज्म हुआ, बॉम्बिंग्स हुआ, ये सिविल रॉन्ग है, राइट, ये क्रिमिनल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इससे सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंच रहा है, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो भी उसके सिटीजन्स हैं उसकी प्रोटेक्शन करे। दैट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे कि सर रेप है, रेप को तो सिविल रॉन्ग में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें दो इंडिविजुअल्स हैं,
नहीं। अगर किसी व्यक्ति का, महिला का रेप होता है तो वो रेप सिर्फ उस महिला का नहीं, पूरे समाज का रेप है, उस समाज के वैल्यूज का रेप है। दैट इज वाई स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। मर्डर अगर किसी पर्सन का हुआ तो कल को समाज में हड़कंप मच जाएगा अगर उस दूसरे मर्डर करने वाले पर्सन को सजा नहीं दी गई तो, क्योंकि फिर लोगों में दहशत का माहौल होगा और वो बाहर निकलना बंद कर देंगे। तो इसीलिए मर्डर इज नॉट ऑफ अ पर्सन, इट इज ऑफ द कम्युनिटी, इंटायर कम्युनिटी। ये पूरे कम्युनिटी को इंपैक्ट करता है, इसीलिए ये क्रिमिनल और रॉन्ग हैं। और जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, इन क्रिमिनल केसेस में लॉयर्स से लेके सारे रिसोर्सेस तक, एंड रिसोर्सेस आपने देखा होगा डिफेंस के लिए सरकारी वकील आते हैं, है ना, आर हायर्ड बाय स्टेट। लेकिन अगर मान लो जमीन का वाद विवाद है ना, सिविल रॉन्ग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कुछ है ना, मैरिज का डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, सिविल रॉन्ग है, आप अपने अपने वकील हायर कीजिए। कोर्ट आपको वकील, स्टेट आपको वकील हायर करके नहीं देगा, ठीक है। अब डिफेमेशन की अगर हम बात करें तो डिफेमेशन दोनों में आता है। अब आप बोलेंगे क्रिमिनल ऑफेंस में क्यों आता है? डिफेमेशन क्रिमिनल ऑफेंस मतलब सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है, ये ठीक है। तो डिफेमेशन आपका क्रिमिनल रॉन्ग क्यों आता है? मतलब अगर आपका डिफेमेशन हुआ तो फिर स्टेट क्यों आपके लॉयर्स का और रिसोर्सेज का खर्चा वहन करे? ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉलोनियल एरा, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे, तो अगर किसी ने इंडिया में रहते हुए ब्रिटिशर्स की या ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई की तो उसे क्राउन के अगेंस्ट, क्वीन के अगेंस्ट एक क्राइम माना जाता था। हेंस डिफेमेशन ऑफ द क्वीन, हेंस क्रिमिनल रॉन्ग, और वो अभी तक चला आ रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पे एक केस फाइल किया था कि कहा था कि इसे आप सिविल रॉन्ग कहिए, सिविल ऑफेंस होना चाहिए डिफेमेशन, नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। क्यों स्टेट अपने रिसोर्सेज को जाया करे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जो स्टेटमेंट है उसको बरकरार रखा एंड इसको क्रिमिनल ऑफेंस ही कहा गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है डिफेमेशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रेव है कि आप किसी की भी रेपुटेशन को यूं ही हार्म नहीं कर सकते। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, नॉट अ सिविल ऑफेंस, ध्यान रखिएगा। चलिए, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये 8वां और आखिरी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसको 1951 में ऐड किया गया, अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का इसमें ऐड किया गया था। केस था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस शैलबाला देवी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई भी इंसाइटमेंट करते हैं मर्डर का या फिर वायलेंट क्राइम्स का, राइट, जिससे कि ओवरऑल स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचता है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा, राइट, और ये वैलिड है, राइट। सो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मींस आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप उससे वायलेंस नहीं इंसाइट कर सकते। दैट इज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट। कल को आप उठ के ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ गलत हुआ, नाउ आई कॉल अपॉन माय ब्रदरन्स, मैं अपने फलाना फलाना भाइयों को बुलाता हूं और हम जाके चक्का जाम करेंगे, जो आएगा उसको पीटेंगे। ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आप नहीं कर सकते। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस शैलबाला देवी केस इसमें, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19 में इस क्लॉज ए के अलावा कुछ और भी क्लॉजेस थे, राइट, ये और भी क्लॉजेस थे, इनके बारे में भी बात कर लें। तो एक है आपका राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियारों के आप पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, ठीक है। अनआर्म्ड और पीसफुल होना चाहिए, असेंबली मस्ट बी अनआर्म्ड एंड पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट।
अब इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, सोच के देखिए। पब्लिक ऑर्डर, सिंपल सा फंडा है, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे हो सकता है, राइट। सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर आप हार्म पहुंचा रहे हैं, है ना, पब्लिक प्लेस पे जाके, इससे आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं दिया जाता। ये जो चक्का जाम और ये वो किया जाता है ना, ये रॉन्ग है, राइट। इससे राइट टू स्ट्राइक नहीं है ना। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड आप पे लागू होगा। सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पीनल कोड लागू होगा अगर आपके इससे किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर है तो। और मजिस्ट्रेट जो है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर सकते हैं ऐसी असेंबली। तो यानी कि आपके सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी, ये तीनों लग सकते हैं, ये दोनों लग सकते हैं कि आपने अपनी असेंबली के दौरान किसी के घर में नहीं घुस सकते, राइट। आप मिसचीफ नहीं क्रिएट कर सकते, आप पे आईपीसी 141 लगेगा। 144 तब लगेगा अगर आपने इसके दौरान किसी भी ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर किया, दैट इज आईपीसी 144, एंड योर मजिस्ट्रेट कैन पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, राइट। राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिल्कुल फॉर्म कीजिए। एंड अभी तो रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी नई फॉर्म हुई है। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए, हमारे पार्लियामेंट ने इसको भी रिकॉग्नाइज किया। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। तो सबके पास फ्रीडम है कि यूनियन बना सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सके, एसोसिएशन बना सके, पॉलिटिकल पार्टीज बना सके, क्लब्स बना सके, ट्रेड यूनियन बना सके, कंपनीज बना सके, एंड जो भी ग्रुप्स हैं आप बना सकते हैं। इकलौता रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या है, आप मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, राइट। ये नहीं होना चाहिए, बस। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। आप इंडिया में कहीं भी मूव कीजिए, वीजा की कोई जरूरत नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हुआ ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। आप कहीं पे भी मूव कीजिए, आपके पास में फ्री मूवमेंट का कंसेप्ट है। लेकिन इसमें भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एसटीज। मैंने शुरुआत में बताया था इनर लाइन परमिट, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इनर लाइन एरियाज है जहां पे इनर लाइन परमिट एरियाज है जहां पे आप बिना परमिट के जा नहीं सकते, इनफैक्ट एंट्री ही नहीं है आपकी, नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज अलॉटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। अब आप बोले कि जाके हम सेंटिनलीज आइलैंड पे बसेंगे, जाओ बसो, वो आप नहीं कर सकते बिकॉज उसमें फिर आपके लाइफ को थ्रेट है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलर एक ऑर्डर भी जारी किया, राइट। तो जहां एसटी कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिसके बेसिस पे इस फ्रीडम को आपसे ले लिया जाएगा, ठीक। राइट टू रेजिडेंस, यानी कि आप इंडिया में कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी इंटरनल बैरियर्स नहीं है इसके लिए, ठीक है। आप फ्रीली सेटल होइए किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट में। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सा आ जाएगा, यही प्रोटेक्शन ऑफ एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑफ कोर्स उनके जो इकोसिस्टम है उसमें जाके आप नहीं बस सकते, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक और था, मतलब ये तो चलो जी हो गया, एक एफ भी था। अगर हम बोले तो ये जी है, ये एफ है, इसको हटा दिया गया, ठीक है ना, इसको रिपील कर दिया गया। मैं बताता हूं क्या था ये। इसको रिपील कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, सीएए, इसको वो मत समझना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में रिपील कर दिया गया था। ये था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि लोग प्रॉपर्टी को ओन कर सकते थे, राइट। लेकिन इसको रिपील कर दिया गया था, अब ये नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं, ठीक। अच्छा, और इसमें जैसे हमारा ये था ना राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ राइट टू मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसके दो डोमेन्स हैं, इसके दो डायमेंशंस आ जाते हैं।
एक है इंटरनल, यानी कि इंडिया में सेटल हो सकते हैं, दूसरा है एक्सटर्नल। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ध्यान से देखिए, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्री है आप मूव करने के लिए। ये है 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, ये बताता है इसे, ठीक है। एक्सटर्नल वाला जो है ये आर्टिकल 21 के अंडर आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि बाहर भी जाके आप मूव कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज को भी आप विजिट कर सकते हैं, ये परमिशन आपको ये आर्टिकल 21 देता है। विद इन द टेरिटरी मूव करने का जो डायमेंशन है, इसको कौन कवर करता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिसिंग एंड प्रोफेसिंग एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप जो चाहे बिजनेस कर सकते हैं, जो चाहे ट्रेड कर सकते हैं, जो चाहे ऑक्यूपेशन आप ले सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल टीचर ही बनना है, आपको फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ही बनना है। वट एवर बी योर चॉइस, यू कैन प्रैक्टिस, राइट। आप बिजनेस ओपन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे आप पे कि पब्लिक ऑर्डर पे कोई भी हार्मनी मतलब डिसहार्म नहीं पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कल को आपने बोला कि आई वांट टू ओपन अ लेट्स से फॉर एग्जांपल पोर्नोग्राफिक स्टूडियो, जो राजकुंद्रा साहब कर रहे थे, तो ये पब्लिक ऑर्डर, ऑब्सीनिटी, इसके बेसिस पे इसको राइट को कब कर दिया जाएगा। यू कैन नॉट ओपन दैट बिजनेस इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, राइट। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इससे आप एनिमी स्टेट के साथ कोई भी आपका ट्रेड बिजनेस डील कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखने की बात है। अच्छा, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि जो स्टेट है वो कुछ सेक्टर्स जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, एटॉमिक एनर्जी, तो इन सारी फील्ड्स को होली या पार्शियली ओन कर सकता है। इट इज अप टू द स्टेट। आपने कोई सेटअप स्टार्ट किया एंड ये देखा गया कि जनरल पब्लिक ऑर्डर में पब्लिक की हार्मनी के साथ ये बैलेंस नहीं कर रहा, तो द स्टेट कैन ऑक्यूपाई इट कंप्लीटली। सो दिस इज आर्टिकल 19 फॉर यू विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग। आई होप इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, मजा आया हो। एंड इफ यू आर विद मी टिल नाउ, प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके दिल से प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, उसी की आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।